Hello everyone and welcome back to our channel Superior Coaching Classes। और आज के इस क्लास में हम क्लास 10 वालों के लिए चैप्टर 10 प्रकाश प्रवर्तन एवं अपवर्तन को देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं। ओके, तो लास्ट तक बने रहे। तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें जो मिट्टी है उसे हम लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति दर्पण के सामने कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो वस्तु होना चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ओके, तो यहाँ पे ध्रुव और मुख्य फोकस कहने का मतलब है P और F के बीच में अगर कोई वस्तु रखा रहता है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और बिंब से बड़ा बनता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। तो 2F पर। ऐसा कब मिलेगा, जब हम फोकस वस्तु के को दुगनी फोकस पर रखेंगे, 2F पर रखेंगे। क्वेश्चन 4, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण का लेंस संभवतः क्या हो जाएगा, दोनों जो होगा वो दोनों क्या होंगे, उत्तल होंगे। ठीक है, प्लस में है इसीलिए। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो ये दर्पण हमारा हो जाए समतल और उत्तल। सही है, या तो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्वेश्चन 6, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का उपयोग हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। क्वेश्चन 8, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो अभी इसका होता है R इज इक्वल टू 2F, R इक्वल टू 2F, या फिर इसे कह सकते हैं F इक्वल टू R बाई 2। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो आधी होता है संबंध दोनों में, तो जब 32 हमारा सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या तो फोकस दूरी 16 हो जाएगा। क्वेश्चन 10, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। अभी ऊपर भी देखे थे उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, ये दोनों दर्पणों द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। ये सब तो याद करने वाले हैं, आप लोग इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, वाहनों के पीछे देखने के लिए पश्च दर्पण के रूप में किस दर्पण को उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण, पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण। अच्छा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता रहता है, अग्र दृश्य बोलेगा और पश्च दृश्य बोलेगा। तो जब पश्च दृश्य बोलेगा वाहन के लिए तो इसको साइड मिरर बोलते हैं, और साइड मिरर के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, और अग्र दीप के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। हेडलाइट में हम अग्र दीपों के लिए, हेडलाइट के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। 14, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 15, लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, यानी कि P इज इक्वल टू क्या होता है। P हम बोलते हैं ये लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है, और P इज इक्वल टू 1 बाई F होता है, जो कि हमारा ऑप्शन 1 बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग को इसमें किसी तरह का कोई समस्या नहीं आया होगा। चलिए अब देखते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। पहला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है।
पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब या डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। आप इस फिगर को बस याद रखेंगे। ये हमारा हो गया दर्पण। ओके, ये हमारा हो गया आपतित किरण, ये हमारा हो गया परावर्तित किरण। तो और ये हमारा अभिलंब, ये तीनों जो है वो एक ही तल हमारे, इस पे हम इसको एम एन कर देते हैं, एक ही तल पे स्थित है। तो यही हमारा दर्पण का परावर्तन का नियम है। और एक चीज बता रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारा है परावर्तन कोण और ये हमारा है आपतन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। देखिए यहाँ फिगर बना हुआ है। ओके, ये हमारा आपतन बिंदु है, ये जो शो कर रहा है ये आपतित किरण, ये जो जा रहा है इसे परावर्तित किरण। आपतित किरण के अंदर जो बन रहा है आपतन कोण और परावर्तित किरण के जो अंदर बन रहा है वो परावर्तन कोण। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखें। सभी ये याद रखिएगा। इस एक क्वेश्चन को आप अगर याद कर लिए तो उम्मीद है कि ये सब में से किसी एक पे तो आपका परिभाषा आ ही जाएगा, किसी भी एक पे परिभाषा आ ही जाएगा। तो कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, फोकस एवं फोकस दूरी की परिभाषा लिखें। तो सबसे पहले ध्रुव की बात करते हैं। तो कह रहा है यहाँ पे कि ध्रुव गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे हमारा पी होता है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष यहाँ पे बोल रहा है कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये हमारा ध्रुव है और ये रेखा जो है इसी को कहते हैं हम मुख्य अक्ष। ये जो रेखा शो कर रहा है इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी तरह थर्ड है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोली का भाग है। इस गोली का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। सबसे पहले अगर हम ये मान लेते हैं ये गोलीय दर्पण है और इसका अगर हम एक भाग यहाँ से कट कर लेते हैं तो हमारा ये जो भाग इस तरह शो कर रहा है और यहाँ जो सेंटर है यही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फोकस की बात करते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें फोकस कहते हैं, या मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए आप, यहाँ पे हमारा ध्रुव है, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष और ये हमारा हो जाता है फोकस। दैट मीन्स इसे हम सी, वक्रता केंद्र को सी से दिखाते हैं और इसे हम पी से दिखाते हैं। तो सी और पी के बीच में हमारा जो होता है वो फोकस होता है। और लास्ट है फोकस दूरी। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये हमारा ध्रुव है और ये हमारा फोकस है। दोनों के जो बीच की दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी। क्लियर है? उम्मीद है आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें। तो अवतल दर्पण का दो उपयोग है, दंत चिकित्सक द्वारा और सोलर कुकर में हो सकता है, और भी हो सकते हैं। सैलून, नाई के दुकान में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस टाइप से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इसी तरह उत्तल दर्पण का उपयोग देख लें। तो उत्तल दर्पण का दो उपयोग देखते हैं। तो उत्तल दर्पण का दो उपयोग, एक मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में यानी कि पश्च दृश्य के रूप में, और दूसरा सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में। सड़कों में जो बल्ब के ऊपर परावर्तक सतह होता है उसके रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखोगे, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, कंफर्म है। क्वेश्चन 4, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताएं। किसी कार का अग्रदृश्य, किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण और सौर भट्टी के लिए।
तो ये तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। सवाल है कि किसी कार के अग्रदीप में कौन सा दर्पण लगता है। तो ये हम ऊपर एक क्वेश्चन में देखे थे कि अग्रदीप में जो हमारा होता है वो हमारा अवतल दर्पण होता है, पश्च दृश्य में जो हमारा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, और सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन आता ही रहता है, किसी और तरीके से इसे पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिएगा। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग ही क्यों करते हैं हम साइड मिरर के रूप में, सवाल है यहाँ पे। बोल रहा है उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तथा इसका दृष्टि क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, काफी बड़ा होता है। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग मिरर के रूप में किया जाता है, मतलब साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये तो समझ में आ गया। इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है और ये कभी भी वस्तुओं को उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाता, इसीलिए इसे हम साइड मिरर के रूप में महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। जो प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है वही प्रकाश का अपवर्तन का भी नियम होता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन और परावर्तन में ये फर्क होता है कि अपवर्तन जो होता है वो परावर्तक सतह से टकराने के बाद होता है, और ये जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाए या विरल माध्यम से सघन में जाए तो वो अभिलंब से दूर भी हट सकती है और अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ भी सकती है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो जो प्रकाश का परावर्तन का नियम होगा वही प्रकाश का अपवर्तन का भी नियम होगा। क्वेश्चन 7, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी जो होती है उसके व्युत्क्रम के द्वारा उसको बताया जाता है और इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। इससे क्या समझ में आए कि 1 मीटर बराबर 1 डायोप्टर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8 हो गया। 9 नंबर, जब वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर स्थित हो, दैट मीन C पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींचे तथा प्रतिबिंब की प्रकृति भी बताएं। तो जब वस्तु C पे रखा हो, ये हमारा AB जो है वो हमारा बिंब है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इसे किरण आरेख द्वारा दर्पण से टकराया जाता है, फिर ये मुख्य फोकस से जा हमारा AB का जो प्रतिबिंब बनेगा वो C और A डैश बनेगा, दैट मीन समान आकार का बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा रहेगा, तो वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा और समान आकार का रहेगा। चलिए 10 क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी गई है, में ये AB की बात कर रहा है, जब तब बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे तो इसका बनेगा हमारा दर्पण के पीछे बनेगा। आप लोग इसे देख सकते हो, ये बुक में बना हुआ है। ओके, तो जो बुक में बना हुआ है वही सब क्वेश्चन को आप लोग को देख कर आना है फिगर में, बाकी किसी तरह कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। देख लीजिए। तो क्वेश्चन 13 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। आप लोग बस ये ध्यान रखिएगा कि ये पहचानना आना चाहिए आप लोगों को कि U कौन सा है और V कौन सा है और F कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ बोल रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, तो 5 सेंटीमीटर जो ऊंचाई दिया हुआ है ये हमारा हाइट है, वस्तु का हाइट। ठीक है, तो ये बिंब का हाइट है, इसको हम H1 मान लेते हैं। कोई 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो ये हमारा F हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर दर्पण अवतल है तो F हमारा माइनस होगा। 25 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई है, तो ये जो 25 सेंटीमीटर है ये हमारा हो जाएगा वस्तु की दूरी, दैट मीन्स बिंब की दूरी U हो जाएगा, और U ये भी हमारा हो जाएगा माइनस में। और हमारा निकालना है इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो जब तक V नहीं निकलेगा तब तक हम ये सब नहीं निकाल पाएंगे, तो पहले हमको V निकालना पड़ेगा। तो दर्पण की बात है तो दर्पण का फॉर्मूला 1/V + 1/U = 1/F।
अब जो हमारा अगर हमको निकालना है v, आप यहाँ देख सकते हो v निकालना है, तो जब v निकालना होता है तो v को हम जैसे ही करेंगे तो u हमारा u प्लस में है, u प्लस में है तो u इधर आके माइनस में हो जाएगा जो कि यहाँ पे किया हुआ है। अब बैठा देंगे हम सभी वैल्यू को, मान को बैठा देंगे, तो बैठाने के बाद हमारा जो v आ जाएगा वो आ जाएगा 16 क्वार्टेड 2/3, दैट मीन 16 पूर्णांक 2/3, ये तो निकल गया v। अब हमें m निकालना है, तो m का फॉर्मूला 2 होता है, m का फॉर्मूला होता है h2 बाई h1, जिसे हम h डैश बटे h भी कहते हैं। तो उतना हम लोग को नहीं करना, बस एक और फॉर्मूला होता है माइनस v बाई यू, तो v तो हमारा निकल गया और u हमारा दिया हुआ है पहले से ही, तो माइनस v बाई यू करके निकाल देंगे तो हमारा m निकल जाएगा। तो यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप लोग देख लीजिए ध्यान। v है ये 50/3 लिया गया है और ये 25 u का वैल्यू होता है, ठीक है। जब इसे कट किया गया तो ये आ गया 2/3। अब ये 2/3 किसका वैल्यू है, m का वैल्यू, m इज इक्वल टू 2/3 लिख दिए, और ये हमारा h1 h2 है, तो h2 तो पता नहीं है लेकिन m2 हमारा पता है 5। अब इसे हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा 10/3। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया कमेंट करके बता सकते हैं, हम फिर से इसे डील कर देंगे। आगे देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, तो कितना निकल गया, प्रतिबिंब की स्थिति क्या निकल गया 16.66 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो 16 सेंटीमीटर दूर में रखा गया है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। इसी तरह करके और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, आप लोग यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट करके इसे डील करने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें। और जिनको पीडीएफ चाहिए हम पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट करके और खुद से घर में ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।